मनीष जी, सत्येंद्र जी तो कह रहे हैं कि ना बयानों में खटास है ना कुछ है, और जितनी भी योजनाएं आती हैं सभी के लिए। तो आपकी पार्टी के नेताओं ने भी देखिए इनके बयान का समर्थन कर दिया है। रामगोपाल यादव जी ने भी कहा, इकरा हसन ने भी कहा, तमाम ऐसे कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा कि हाँ, बयान जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल सही बात कही है मोहन भागवत जी ने। मृत्युंजय जी, बहुत अच्छा और वाजिब सवाल आपने पूछा है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में, वर्तमान राजनीतिक परिवेश में हमारा देश कहाँ पर खड़ा है? जब हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित होकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और संपूर्ण भारत एक स्वर से इस बात के लिए तैयार है कि हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। विकसित राष्ट्र बनाने की परिस्थिति में आप पूरा देश से आह्वान करते हैं कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बनना चाहिए। सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, कोशिश कर रही है। $5 ट्रिलियन की आप बात करते हैं, यूपी सरकार कहती है कि हम $1 ट्रिलियन लेकर के आएंगे। यूपी का बहुत बड़ा योगदान होगा $5 ट्रिलियन में। मैं पूछना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, मोहन भागवत जी की कितनी उपयोगिता भारतीय राजनीति और भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता में है? एक बात। दूसरी जो मृत्युंजय जी महत्वपूर्ण बात है, मोहन भागवत जी जो बात कह रहे हैं उस पर इतना चर्चा क्यों हो रहा है? मोहन भागवत जी के बयान पर इतना चर्चा क्यों होना चाहिए? जब हम देश में या तो विधायक के रूप में या सांसद के रूप में या किसी अन्य पद के लिए जब हम शपथ लेते हैं तो हम पूरी स्पष्टता के साथ ये इस बात को देश के सामने स्वीकार करते हैं और कहते हैं। मैं एक 30 सेकंड लूंगा जो ये बात मैं कहने जा रहा हूं जी कि भगवान के नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं भगवान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान का पालन करूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। जब ये शपथ में ये बात कही जाती है तो आज के समय में मोहन भागवत के बात पर क्यों चर्चा हो रही है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हमने संविधान में, जब हमने शपथ लिया उसी समय इस बात को हमने कह दिया कि संविधान में हम निष्ठा रखेंगे, हम संप्रभुता को बचाएंगे। तो संप्रभुता को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने जब शपथ लिया तो फिर इस तरह की उदंडता क्यों की जा रही है उनके सरकार में? संभल में जब 24 तारीख को घटना घटित होती है मृत्युंजय बाबू, पूरा प्रशासन और शासन में बैठे हुए लोगों ने अपनी आंखों पर काला चश्मा डाल करके नंगई होते हुए देखा और शासन प्रशासन नंगई करता रहा। लखनऊ जो लोक भवन है बैठ करके निहारता रहा, देखता रहा। एक बार भी मोहन भागवत जी ने नहीं सोचा कि हमें इस बात को कहना चाहिए कि यूपी सरकार क्यों ऐसा कर रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है तो आरएसएस के लोग इस बात को लिए। और देखिए सबसे बड़ी बात, अक्टूबर के महीने में, नहीं सॉरी, जुलाई के महीने में योगी आदित्यनाथ जी आगरा में जाते हैं। उन्होंने बयान क्या दिया? बटेंगे तो कटेंगे। उसका समर्थन किसने किया? दत्तात्रेय हंसबोले ने किया। अब आप सोचिए, एक तरफ इस बयान का आरएसएस समर्थन जी करता है, दूसरी तरफ आज इस तरह की बात उसी संगठन की तरफ से कही जाती है। मृत्युंजय जी, हमारा पूरा राष्ट्र इस समय अलग अलग विचारों से फंसा हुआ है, अलग अलग विचारों में बंधा हुआ है। हमारा देश एक ऐसा राष्ट्र है जो व्यवहारिक राष्ट्र है। हमारा देश संप्रभुता की रक्षा के साथ साथ हम जब सामाजिक सद्भाव को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो तेजी से हमारा देश प्रगति करता है। लेकिन जहां पर हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, कब कौन सा देश हमारे देश पर हमला कर दे, कब कौन सा देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, जो इस परिपाटी के लोग हैं, उनके बयानों का अगर आप मूल्यांकन करेंगे, मोहन भागवत जी के बयान का मूल्यांकन करिए। उन्होंने बिहार के चुनाव के समय में क्या कहा कि हमें 5 जनवरी में भी छपा था ये खबर कि 5 जनवरी में उन्होंने बयान भी दिया था मोहन भागवत जी ने और कहा था कि हमें संविधान द्वारा प्रदत्त जो आरक्षण है उसकी हमें समीक्षा करनी चाहिए। एक बार एक तरफ आप आरक्षण की समीक्षा करने की बात कहते हैं, क्या इससे सामाजिक सद्भाव खराब नहीं होता है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है मृत्युंजय बाबू कि मोहन भागवत जी अपनी आंखों पर पर्दा डाल करके भारत को निजीकरण होते हुए देख रहे हैं। तमाम हमारी सरकारी संस्थाएं बिकती चली जा रही हैं। किसके हाथ में वो पैसा जा रहा है कोई ठिकाना नहीं है। आज के समय में मृत्युंजय जी, चूंकि आप नौजवान पत्रकार हैं, आप इस बात पर रिपोर्ट करिएगा। 40 करोड़ योगी आदित्यनाथ जी ने आज के 4 दिन पहले कहा कि 40 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इंतजाम हम 100 करोड़ लोगों का कर रहे हैं। अब आप सोचिए, 40 करोड़ लोगों का आप इंतजाम कर रहे हैं और 100 करोड़ लोगों के इंतजाम कर रहे हैं और 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगा रहे हैं। 60 करोड़ लोगों के इंतजाम में जो पैसा खर्च हो रहा है, आखिर वो पैसा किसके पास जाएगा? सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश सहित देश की जितनी भी सरकारें हैं, पौने 200 लाख करोड़ के भारत कर्जे में है। आज के समय में हिंदुस्तान का प्रति व्यक्ति
40,000 रुपए का जो बच्चा पेट की माँ की गर्भ में पल रहा है, वो भी 40,000 रुपए के कर्जे में है। मृत्युंजय जी, सबसे बड़ी बात है कि हम यूथ के लोग हैं, हमें डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहिए। दुनिया से अगर हमें प्रतिस्पर्धा करना है, दुनिया से अगर हमें संघर्ष करना है, दुनिया से अगर हमें लड़ाइयां लड़नी है, तो हमें सिर्फ संस्कृति सभ्यता पर बात न करके हमें डेवलपमेंट पे भी बात करना होगा। हमें यूथ को, सबसे बड़ी बात है कि हमारा पॉपुलेशन जो पूरे भारत की संपूर्ण आबादी है, उसमें से 55% ऐसे लोग हैं जो तकरीबन 18 बरस से 35 बरस के बीच के लोग हैं। उन युवाओं के बारे में सरकारें नहीं सोच रही हैं। ये जो बड़ा खेप हमारे देश का तैयार हो रहा है जो नौजवानों का, एक बार भी मोहन भागवत जी ने ठीक सेना के है अंदर। सर, ठीक है सर, मैं संजीव उनियाल जी के पास भी जाऊंगा। संजीव जी, आपने सभी पैनलिस्ट को बहुत ध्यान से सुना है। मैं सबसे आखिर में आपसे सबसे पहला सवाल आप सबसे आखिर में लिया है। आखिर आपने सभी पैनलिस्ट को ध्यान से सुना, शिवाजी सरकार की बात भी आपने सुनी, आपने सपा प्रवक्ता की बात भी सुनी, आपने सत्येंद्र जी की बात भी सुनी। इस वक्त इस तरीके का बयान जब मोहन भागवत देते हैं तो अभी दूर दूर तक ना तो किसी बड़े स्टेट का इलेक्शन भी नजर आता है, अभी 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर नजर आता है। तो आखिर इस बयान को जब कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति से जुड़ा हुआ बयान है, राजनीति से जुड़ा हुआ बयान है, तो कहां तक ये, कितनी दूर तक मार करता है ये बयान फिर, अगर राजनीति से या फिर चुनाव से जुड़ा हुआ बयान अगर ऐसा कहा जाता है सर? क्योंकि विपक्ष बार बार इसी सवाल को उठाता है। मृत्युंजय, मुझे लगता है कि जब भी किसी संगठन को जी, किसी पार्टी को, किसी आइडियोलॉजी को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके नेता को, उसके प्रेसिडेंट को और उसके हेड को समझने की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। 100 वर्ष की आयु का संगठन, अद्वितीय संगठन, 52 अनुसांगिक संगठनों से जुड़ा हुआ, वर्टिकल से जुड़ा हुआ ऐसा विशालकाय पेड़, जिसने कि अनुसूचित कार्यकर्ताओं का एक जमघट इस देश को एक नई दिशा देने के लिए दिया। अलग अलग नामों से 3 बार उस पर प्रतिबंध लगते हैं, तीनों बार प्रतिबंधों को गेंद की तरह उछालकर फेंकता है और कानूनी रूप से कॉन्स्टिट्यूशन से दोबारा से स्टैब्लिश होके दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति से अपनी गति को बढ़ा देता है और परिवारवाद से जुड़े हुए लोग बोने नजर आने लगते हैं। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के WHO का अपनी जो है, आपको देखिए कि उनकी स्टैब्लिशमेंट में ये साइटेड है कि सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ा एनजीओ अगर संसार का कोई है जो कि व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और वो क्यों है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? आज उसके सरसंघ चालक जी जब ये कहते हैं, जब सबको लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दो गुटों के बीच में, दो धर्मों के बीच में, दो आइडियोलॉजीज के बीच में दीवार खड़ी करता है, खाई का काम करता है, तो सरसंघ चालक जी प्रकट होते हैं अपनी पुराने 4 वक्तव्यों को दोबारा से रिस्टैब्लिश करते हुए। क्या कहते हैं? छत्र हो जाते हैं। जिनकी दुकानदारी उस चंद वोटों से चलती थी, जिन वोटों की बात वो करा करते थे पर समाज को जोड़ने की बात नहीं करते थे, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हुआ दिखा के दूर भगाया करते थे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी कहते हैं, मृत्युंजय, आज के युग में कोई इलेक्शन हो चाहे ना हो, नॉन पॉलिटिकल पार्टी है प्योरली, क्या कहते हैं कि आज कोई जरूरत नहीं है हर रोज एक नए मस्जिद और मंदिर के विवाद को खड़ा करने की। हम सब भारतीय हैं, हमें एक साथ चलना है। और विश्व गुरु वाले विषय को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, कोई इलेक्शन के किसी मंच पर नहीं खड़े थे। सर मेरा छोटा सा सवाल है, जैसे रामगोपाल यादव जी ने कह दी वो बात कि उनकी बात सुन कौन रहा है, वो उनका बयान बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी बात को कितने लोग मान रहे हैं? और 2022 का उनका वो बयान कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी देखिए ना कितने मामले निकल कर आए। अभी आप देखिए पिछले कुछ दिनों में संभल के विवाद के बाद कि उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में प्राचीन मंदिरों पर दावे किए गए। आपके प्रश्न को समझ गया। 2022 में उससे पहले एक और बात कहते हैं, वो 2022 में क्या कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का सपना मुस्लिम्स के बिना पूरा नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति के डीएनए में हमारा डीएनए समान है, ये भी कहा उन्होंने साथ में एक बार। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो परिप्रेक्ष्य है ना मृत्युंजय, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज, एमएलए, एमपी वहीं तक जुड़ा हुआ है। समाज का उत्थान कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन कर सकता है। इसीलिए शायद जो लोग पढ़ते नहीं है ना, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, उनको समझ नहीं आता ये टॉपिक आज क्यों लिया गया है। आज मैं 5वें चैनल पर हूं
क्यों आज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? हमारे घर का कोई मुखिया कुछ कहता है तो कोई भड़बड़ाता भी नहीं, कोई सुनता भी नहीं, पर हमें आज टीवी पे बोलने का मौका मिल रहा है हम चारों को, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े संगठन के सरसंघ चालक ने एक वक्तव्य दिया और वो जो है पूरे संसार के लिए एक विषय बन गया। तो ये बताता है कद उस संगठन का और उस व्यक्ति की सौहार्दता को, उस संगठन को संगठन गढ़े चलो, पंथ पर नजर चलो, भला हो जिसमें देश का मनीष वो जी, काम आप सब कुछ किए कह रहे चलो। हैं? मनीष जी, आप कुछ कह रहे हैं? पॉलिटिकल बात करेंगे। मृत्युंजय जी, मैं एक राजनीतिक पार्टी का एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और मैं भारतीय राजनीति में जितना समझ रखता हूं उसी समझ के हिसाब से बात करता हूं। मैं किसी अनुसांगिक संगठन का कार्यकर्ता संजीव जी की तरह नहीं हूं कि मैं एक संगठन का पर्सनल और एक अटैक में संगठन बताओ। नहीं के नहीं मुखिया का सर, मैं- देखिए ऐसे नहीं। मनीष जी, वो मृत्युंजय, ये चीज मनीष जी थोड़ा ये आ गए जवाब ना। को थोड़ा सटल रखते हैं, ये थोड़ा पर्सनल तरीके अटैक, से पर्सनल अटैक में मैं भी आ पर्सनल अटैक नहीं जाऊंगा। सर, पर्सनल अटैक नहीं। मनीष जी थोड़ा अच्छा जी मृत्युंजय जी जी विषय पर रहिए। सत्येंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास भी। सत्येंद्र जी एक मिनट, मैं आऊंगा, पहले मनीष जी अपनी बात पूरी कर ले। सत्येंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास भी। जी मनीष जी अपनी बात पर्सनल पूरी अटैक कीजिए। करेंगे तो वो फिर डिरेल हो नहीं जाएगी। पर्सनल अटैक नहीं है सर।